नमस्कार, मैं मनोज कुमार एसएसटी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपको एसएसटी में इस समय इतिहास आधुनिक भारत का सेगमेंट चल रहा है। उसमें हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ते हुए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की तरफ बढ़ते हुए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक अग्रसर होते हुए इसमें अपने आप को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया था। उसके पश्चात अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। मैंने बताया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कहाँ पर आयोजन किया गया और कौन कौन से व्यक्तियों ने, कौन से दल के लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के क्या कारण थे, या कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं, इन सब तथ्यों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसीलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महत्वपूर्ण है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें महात्मा गांधी को कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का मौका मिला। सम्मेलन में मुख्य रूप से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों के बंटवारे के जटिल प्रश्न पर विचार विनिमय होता रहा, किंतु इस प्रश्न पर परस्पर मतभेद या विचार नहीं मिल सके, क्योंकि मुस्लिम प्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास हो गया था कि हिंदुओं से समझौता करने की अपेक्षा अंग्रेजों से समझौता किया जाए तो उन्हें अधिक सीटें प्राप्त हो सकती हैं। एक तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का क्या था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लेना स्वीकार कर दिया और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल और केवल महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया। लेकिन विचार विमर्श होने पर इसमें मतभेद हो गया और मुस्लिम लीग से समझौता नहीं हो सका, क्योंकि मुस्लिम लीग अब तक ये समझ चुकी थी कि हम कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे तो हमें इतना फायदा नहीं होगा, इससे ज़्यादा फायदा हम अंग्रेजों के साथ समझौता कर लें तो हमें ज़्यादा सीटें प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस सम्मेलन में कांग्रेस का साथ नहीं दिया। सम्मेलन का आयोजन एवं सांप्रदायिकता का निर्णय। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड कम्युनल अवार्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का बहुमत था। अनुदारवादियों ने सैमुअल होल को भारत मंत्री और लॉर्ड वेलिंगटन को भारत वायसराय बनाया। 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन का जो आयोजन था 7 सितंबर 1931 को हुआ। गांधी जी 12 दिसंबर को एसएस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी 12 दिसंबर को एसएस राजपूताना नामक जहाज से रवाना हुए और इंग्लैंड पहुंचे। इस सम्मेलन में वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया था। तो 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ और इसमें कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया और ये 12 दिसंबर 1931 को एसएस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे और वहां पर उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इसी समय कम्युनल अवार्ड की जो घटना है वो हम आपको बताते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय क्या था? सांप्रदायिक निर्णय उपनिवेशवादी शासन की फूट डालो और राज्य करो की मांग थी। अर्थात अंग्रेजी सरकार ये चाहती थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर हम निश्चित संप्रदाय को बढ़ावा देंगे, अर्थात कम्युनल अवार्ड के तहत हम संप्रदाय के तहत भारत को बांट देंगे
उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित कर देंगे। तो इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बंट जाएगा और इसमें आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा और ये आगे चलकर स्वतंत्रता की मांग या भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। और ये सही उसका विचार था। तो इस नीति को कहते हैं फूट डालो और राज्य करो। कम्युनल अवार्ड क्या था? फूट डालो और राज्य करो। छोटे छोटे संप्रदायों को बढ़ावा देकर संपूर्ण राष्ट्र को विभिन्न भागों में बांट देना। सांप्रदायिक निर्णय के कुछ प्रावधान थे, वो मुस्लिमों, सिखों, यूरोपियनों को पृथक संप्रदाय मताधिकार प्रदान किया जाए। आंग्ल भारतीय ईसाइयों, स्त्रियों को पृथक संप्रदाय मताधिकार प्रदान किया जाए। मतलब छोटे छोटे संप्रदाय जिसमें सिख थे, यूरोपियंस थे, मुस्लिम थे, आंग्ल भारतीय थे, प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को पृथक रूप से मत का अधिकार होना चाहिए, मताधिकार होना चाहिए और प्रत्येक समुदाय के लोगों के लिए निश्चित मात्रा में सीटें होना चाहिए। प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का बंटवारा होना चाहिए। अर्थात कह सकते हो कि जैसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की या ठाकुरों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर ठाकुरों के लिए सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। उधर महाराष्ट्र में एससी और एसटी समुदाय की संख्या ज़्यादा है तो उनके लिए वहाँ ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। इस प्रकार से वो संप्रदाय के बंटवारे की बात कर रहे थे। सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाए। अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का अधिकार प्रदान किया जाए। बंबई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में से 7 मराठों के लिए आरक्षित कर दिए जाए। दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की यह व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की गई थी। दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई। ये सामान्य कह सकते हो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत का ये प्रस्ताव था। कांग्रेस का पक्ष, यद्यपि कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय के बिल्कुल विरुद्ध थी, किंतु अल्पसंख्यकों के विचार विमर्श किए बिना यह फैसला नहीं कर सकती थी और उसमें परिवर्तन नहीं ला सकती थी। इस प्रकार सांप्रदायिक निर्णय से गहरी असहमति रखते हुए कांग्रेस ने निर्णय किया वह न तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगी और न ही अस्वीकार करेगी। अर्थात सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक रिजर्वेशन की जो बात की गई, कांग्रेस ने कहा ठीक है, हम इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे और आप अगर करना चाहते हैं तो हम इसका विरोध भी नहीं करेंगे। अर्थात भारत को छोटे छोटे संप्रदायों में निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और कह सकते हो सिख, मुस्लिम, ईसाई, यूरोपियन सभी क्षेत्र में संप्रदाय के आधार पर बांटकर सीटों का बंटवारा करने की मांग सांप्रदायिक पंचायत में की गई, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। लेकिन अंततः कांग्रेस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि न हम इसका विरोध कर रहे हैं न इसका समर्थन कर रहे हैं। सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा दलितों को सामान्य हिंदुओं से पृथक कर एक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने तथा पृथक प्रतिनिधि प्रदान करने का सभी राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया, क्योंकि राष्ट्रवादी समझ चुके थे कि इस आधार पर दलितों को हिंदुओं के साथ अलग किया जा रहा है और उनको नीचा दिखा करके बंटवारा किया जा रहा है। पूना पैक्ट क्या था? पूना समझौता। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब विफल हुआ तो कम्युनल अवार्ड आ गया और कम्युनल अवार्ड आया, सांप्रदायिक पंचायत आया, तो उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट क्या था? सितंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार निम्नलिखित तथ्य थे। नंबर 1, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया जाए। मतलब सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ जो सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्ग के मध्य हुआ और इस जो समझौता हुआ इसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया जाए और व्यवस्थापिका सभा में हरिजनों के स्थान पर हिंदुओं के अंतर्गत ही सीटें। उन्होंने कहा कि हम
सीटों को मतलब संप्रदाय के आधार पर चुनाव नहीं चाहते। हम ये भी नहीं कहते कि हम दलितों का संरक्षण नहीं करेंगे। हिंदुओं के अंतर्गत ही सीटों को बढ़ाया जाए, राष्ट्र के अंतर्गत ही दलितों के लिए या अल्पसंख्यक लोगों के लिए रिजर्वेशन निश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हम दलित वर्ग के लिए हिंदुओं के साथ ही सीटों को बढ़ाने के पक्षधर हैं, इसलिए हिंदुओं के साथ दलितों को जो दलित वर्ग को जो संप्रदाय में बांटने की जो व्यवस्था की गई है इसको समाप्त कर दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पहले कितनी थी? 47। ऊना पैक्ट के तहत उन्होंने कहा कि अब 47 की जगह 147 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित रहेंगी, लेकिन कम्युनल अवार्ड को समाप्त किया जाए और जो हमें आपस में बांटने का काम किया गया है वो समाप्त किया जाए। मद्रास में इसके तहत क्या व्यवस्था हुई कि 47 सीटों के स्थान पर अब 147 सीटें रहेंगी दलितों के लिए सुरक्षित। उसमें मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 सीटें, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18 सीटें, बंबई व सिंध में 15-15 सीटें और पंजाब तथा असम में 8 और 7 सीटें क्रम से दलितों के लिए आरक्षित की गई। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की बात ऊना पैक्ट के तहत कही गई। सरकार ने ऊना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधन रूप मानकर उसे स्वीकार कर दिया। जब सरकार को लगा कि ये ऊना जो हमने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की या सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा की उसको न तो दलित मानने को तैयार, न मुस्लिम मानने को तैयार और न ही भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस मानने को तैयार, न भारत की जनता मानने को तैयार, क्या किया जाए? तो सरकार ने कहा कि ये समय सही है, इनका पुनः पैक्ट हुआ है, इनका ये समझौता हुआ है, हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमने सांप्रदायिक पंचायत दिया था उसी का ही बदला हुआ रूप है। कैसे? क्योंकि हमने भी दलितों की, मुस्लिमों की, अल्पसंख्यक समुदाय को बढ़ाने की मांग की थी और उसी के तहत दलितों के लिए 47 से 147 सीटें हुई। तो इस प्रकार से ऊना पैक्ट भी एक तरीके से कामयाब रहा और उसको सभी ने स्वीकार कर लिया। तो हमने आपको द्वितीय कोड में संवेदन, सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड 1932, 16 अगस्त 1932, ऊना समझौता, एक महीने के बाद सितंबर 1932, उसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन हम आपको अब कराने जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ये कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े स्वरूप में दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो 3 ही प्रमुख रूप से गांधी के समय के आंदोलन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका असहयोग आंदोलन, शबरी अवज्ञा आंदोलन और ये अंतिम रूप से आजादी के समय का एक आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा बंबई के ग्वालियर टैंक के पास इसकी घोषणा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को क्यों शुरू किया गया था, इसके कुछ कारण थे कि एक तो लगातार अंग्रेज सरकार की दमनात्मक नीतियां बढ़ती चली जा रही थी, दूसरा जो भी संस्थाएं, जो भी आयोग गठित किए जाते थे भारतीयों को उसमें कोई लाभ नहीं मिलता था,
इसी प्रकार के 2 मिशन पहले आ चुके थे, जिसमें क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसमें शामिल थे। ये 1946 में आया कैबिनेट मिशन। दोनों मिशन इस बात की समीक्षा करने के लिए भारत में आए कि भारत में किस प्रकार का एक कानून होना चाहिए, भारत में क्या सुधार की जरूरत है, भारत की जनता को किस प्रकार से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है, और ब्रिटिश सरकार के कह सकते हो अंतिम रूप से ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किस में होगा, या स्थायी उपनिवेश के रूप में भारत को कैसे रखा जा सकता है। इन सब तथ्यों पर विचार करने के लिए क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन भारत में आया। इसी के तहत भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन जब यह क्रिप्स और कैबिनेट दोनों ही मिशन अपने अपने कार्यों में निष्फल सिद्ध हुए या असफल हो गए, तो इसके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्योंकि भारतीयों को अब लगने लगा था कि भारत जो अंग्रेजी सरकार है वो किसी भी रूप में भारतीयों का भला नहीं चाहती, किसी भी रूप में, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, चाहे वो साइमन कमीशन हो, कोई भी आयोग हो, किसी भी रूप में अंग्रेजी सरकार भारतीयों का भला नहीं चाहती। सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसका परिणाम हम देख चुके थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हम देख चुके थे। इधर अगर बात की जाए तो इस समय का जो दौर था 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, कौन सा दौर था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक विश्व युद्ध हम झेल चुके थे, जिसमें हमारे साथ पहले ही धोखा किया जा चुका था। हमसे कहा था हमें डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, हमारी मांगों को माना जाएगा, भारतीयों के हितों की बात की जाएगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, इसका परिणाम धोखा और रोलर टैक्स ला के रखे, परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड निकला। हमने असहयोग आंदोलन चलाया, हमें उसमें भी कहीं सहयोग की भावना नहीं दिखाई दी। हमने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया, हमने कई संस्थाओं की स्थापना की, भारतीयों ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी की। हमारे हजारों और लाखों युवा वर्ग मारे गए, फांसी पर चढ़ा दिए गए, उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। हमारी माताओं और बहनों के साथ बर्बरता के साथ अंग्रेजी सरकार ने कार्य किया। दर्शना जैसे घटना भी हमें देखने को मिली। हमारे पूर्वज, हमारे प्रबुद्ध राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर दमनात्मक कार्रवाइयाँ हुई। हमने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करके भी देख ली, हमने कैबिनेट मिशन को भी देखा, हमने क्रिप्स मिशन की भी रिपोर्ट देखी, लेकिन अंततः हमें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो कांग्रेस ने विशेष तौर से महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि अब हम कुछ नहीं पसंद करते, अब हम कुछ नहीं चाहते, अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हमारे देश को छोड़कर तुम चले जाओ। और यही हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सबने अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। 8 अगस्त 1942 की शाम को ही बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। पश्चिम में लगातार, पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अंग्रेजों ने अपनाया और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया।
देखा जाए तो 8 अगस्त 1942 को जो आंदोलन शुरुआत हुई उसके शाम को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ क्रांतिकारी और सक्रिय राजनीतिक जो थे जिसमें जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भूमिगत रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में कार्य करते रहे। इसी के चलते विभिन्न जिलों में राष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त कर दिया गया, कारखानों को बंद कर दिया गया, उद्योग धंधे बंद कर दिए गए, सिपाहियों के साथ लोगों की झड़पें हुई, युवा क्रांतिकारियों ने पटरियों को फाड़ दिया, ट्रेनों को लूट लिया गया, अंग्रेजों के ऊपर हमले किए गए, छोटी मोटी जगहों पर अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करके खुद सत्ता स्थापित कर दी गई, जिसमें सतारा, बलिया, तमाम क्षेत्र ऐसे थे जहां समानांतर सरकारें स्थापित की गई। ये विद्रोह इतने बड़े स्तर पर हो गया कि सरकार ने कठोर कार्रवाई की, लेकिन कठोर कार्रवाई के पश्चात भी सरकार को 1 वर्ष का समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी, जिसे ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ, इसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ दिया। कई जगह दंगे हुए, हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोग मौत के घाट उतार दिए गए, जिसमें अंग्रेजी सैनिक भी मारे गए, भारतीयों को भी इसका परिणाम झेलना पड़ा। अंततः विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियों की अत्यधिक विवत्सता को देखते हुए इधर जापान से लगातार युद्ध चल रहा था और जापान भारत की ओर बढ़ता चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के सामने संकट की घड़ी थी। उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेज इधर हमको छोड़ेंगे तो जापानी हमारे ऊपर अधिकार कर सकते हैं। अंततः गांधी जी ने निर्णय लिया और गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों भारत को छोड़ो, लेकिन भारत को जापानियों के लिए मत छोड़ो। अंततः गांधी जी ने यह फैसला लिया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए, भारत को छोड़कर चले जाओ। इससे पहले ही कोई डिसीजन हो पाता, ब्रिटेन में सरकार बदल गई। सरकार बदलने के पश्चात इधर भी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, कई राष्ट्र स्वतंत्र कर दिए गए। इसी के तहत ब्रिटिश हुकूमत पुनः भारत में स्थापित हो गई, लेकिन उसके ठीक ही कुछ समय के पश्चात उदारवादियों के कारण भारत के लिए कुछ लाभदायक निर्णय आए, जिसमें भारत की आज़ादी की घोषणा भी शामिल थी। भारत की आज़ादी की घोषणा होने से पहले ही भारत में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इन सांप्रदायिक दंगों को गांधी जी और कांग्रेस समिति के जो प्रमुख नेता थे बहुत रोकने का प्रयास किया। दिल्ली में, बंबई में, बिहार में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने और झगड़ने लगे। इसी के चलते गांधी जी ने जगह जगह सभाओं का आयोजन किया, लोगों को समझाया, लोगों से कहा कि आपस में मत लड़िए। अंततः ब्रिटिश सरकार को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत एक आदेश पारित करना पड़ा, एक कानून बनाना पड़ा। इस कानून के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया गया और इससे पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विद्यमान हुआ। इस प्रकार बच्चों, हमने आपको 1857 से लेकर 1947 तक का भारत की आज़ादी का जो मूवमेंट था, स्वतंत्रता संग्राम था, हमने आपको पढ़ाने का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। जो भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं हमने प्रकाश डालने का पूरा प्रयास किया है, और इसमें अगर कोई कहीं पर त्रुटि रही हो तो आप हमें पर्सनली
बात कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन अगर इसके संबंधित है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और ये आपका 1947 तक का पोर्शन आधुनिक भारत का जो है वो आपका समाप्त हो गया इसमें आज। और इसके पश्चात इसमें कुछ पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले कुछ हमारे राजनेता है, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार।